हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, आज की क्लास 10th क्लास के लिए रहने वाली है, जिसमें एक बहुत स्पेशल चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर। जैसे आज के टाइम में आपके पास बहुत सारी किताबें होती हैं और आप बहुत सारी किताबों से अपना सिलेबस पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। तो ये इस तरह का कल्चर कैसे इंडिया तक पहुंचा, या इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी, या कोई और ऐसा देश था जिसमें इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये 7 मार्क्स कैरी करने वाला है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपका थ्योरेटिकल जो पार्ट आएगा वो रहता है 80 मार्क्स का। ये जो चैप्टर है ये 6 to 7 मार्क्स का रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको पूरा चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। तो आइए हम प्रिंट की दुनिया में चलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पुराने टाइम में किस तरीके से किताबें लिखी जाती थी, और लिखी जाती थी तो किस मटेरियल पर लिखी जाती थी, इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस यात्रा को हम चीन से स्टार्ट करेंगे और ये यात्रा हमारी इंडिया तक आएगी। जैसे हम इसमें जापान के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इटली के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर हम अपने देश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो ये प्रिंट कल्चर है वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है। और आज हमारी जो मार्केट्स होती हैं वो किताबों से भरी पड़ी हैं। तो इसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर फैक्ट्स रहने वाले हैं। जो कंपटीशन के स्टूडेंट अपनी तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो प्रिंट कल्चर कैसे डेवलप हुआ उन सभी बातों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेंगे। आपका ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि जो प्रिंट कल्चर, ये किताबें छपना किस तरीके से शुरुआत हुई और आज की जो सिचुएशन है हम यहां तक कैसे पहुंचे। तो चलें इस यात्रा को हम स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इंपोर्टेंस ऑफ द प्रिंट इन द टुडेज वर्ल्ड। आज के टाइम देखो, आप न्यूज़पेपर देखते हो, मैगजीन्स देखते हो, आपकी जो बुक्स हैं वो हैं, उनके ऊपर जो प्रिंट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी पिक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के टाइम में ये जो प्रिंट कल्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये इट ऑलवेज लाइक दिस ओनली, यानी कि आज जैसे हम प्रिंट कल्चर को देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सारी किताबें होती हैं, क्या पहले भी ऐसा ही होता था या नहीं, तो किस तरीके से डेवलप हुआ। प्रिंट डू हैव इट्स ओन हिस्ट्री, यानी कि जो प्रिंट है उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज दिस हिस्ट्री, यानी कि इसकी जो हिस्ट्री है, वो जो प्रिंट हमारे सामने ये किताबें इस तरीके से डेवलप होती हैं तो उसकी हिस्ट्री किस तरीके से है। व्हेन डिड द प्रिंटेड लिटरेचर बिगेन टू सर्कुलेट। और प्रिंटेड का मतलब क्या है, जैसे एक बुक आपके पास है, उसको फिर उसकी कॉपी बना दी जाती है, फिर उसकी कॉपी बनाती जाती है। तो इस तरीके से जो ये बुक्स हैं ये हमारे पास कब से आनी स्टार्ट हुई। आगे देखें, हाउ हैज इट हेल्प क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड। और आज की दुनिया को बनाने में प्रिंट कल्चर का क्या महत्व है, ये सभी बातें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब ये कहानी होती है चाइना से स्टार्ट। देखो, चाइना आपने सुना होगा कि चाइना देश ने ही किसका डेवलपमेंट किया है, पेपर का डेवलपमेंट किया है। और कोई भी देश जब नई इनोवेशन करता है तो उसको ज्यादा देशों तक पहुंचाने में क्या है, ज्यादा विश्वास नहीं करता। वो अपनी इनोवेशंस को अपने तक लिमिट्स रखता है। ऐसा ही चाइना ने किया। चाइना ने पहले तो पेपर बनाया, लेकिन पेपर के बाद फिर प्रिंटिंग को भी लेकर आए, और प्रिंटिंग एक डिफरेंट तरीके से वो प्रिंट करते थे। प्रिंटिंग कैसे करते, मान लो वो एक लकड़ी का क्या लेते, वुड ब्लॉक्स लेते, यानी कि लकड़ी ली, उस पर उन्होंने क्या किया, मेरे हाथ में ये रिमोट है, जैसे इस रिमोट पर बहुत सारे बटन बने हुए हैं। अगर मैं इस पर इंक लगाती हूँ, क्या लगाती हूँ, इंक, और उस इंक को लगा के किसी पेपर पर ऐसे रखती हूँ तो उसका प्रिंट उस पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से कहां पर, चाइना के अंदर, कहां, चाइना के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को स्टार्ट किया गया। इसमें ऐसा ही किया गया कि एक लकड़ी का जो फट्टा है उसको लिया गया और उस पर कार्विंग की गई,
कार्विंग करने के बाद उस पर इंक लगाई गई और फिर किसी पेपर पर उसको इस तरीके से चिपका दिया। तो इस तरीके से चाइना में शुरुआत होती है कि प्रिंटिंग की शुरुआत होती है। देखो कैसे, सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, यानी कि शुरुआत में प्रिंटिंग कैसे की गई, हाथ से की गई, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। रबिंग द पेपर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक, और वुड ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरे पास एक पेपर है और इस पर मैंने कुछ कार्विंग की, कुछ लिखा, उस पर इंक लगाई, फिर मैंने इस तरीके से उस पर इसको रखा तो यहां इसका प्रिंट आ जाएगा। तो ऐसे ही कहां पर शुरुआत की थी इन्होंने, चाइना के अंदर शुरुआत की थी। और इन्होंने बुक बनाई। बुक बनाई वो कैसी बनाई, अकॉर्डियन बुक। अब इसको, जो पेपर मेरे पास है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये पेपर किस तरीके से फोल्ड हो रखा है। अगर मैं इसको ऐसे बंद करती हूं तो इस तरीके से ये एक साथ आ जाएगा। अब इस पेपर पर लिखा कैसे गया, इस पेपर पर यहां से लेकर और यहां तक ऐसे लिखा गया और इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया गया। यानी कि यहां पर वुड ब्लॉक से इस तरीके से प्रिंट जब किया तो जो वो सीट होती थी, जो पेपर होता था, वो पोरस होता था। पोरस होने का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहां प्रिंट करती हूं तो दूसरी साइड उसका प्रिंट आ जाता था। तो पेपर का इस्तेमाल सिर्फ एक साइड से हो पाता था। तो इस तरीके से बुक बनाने की कोशिश की, इसी को क्या कहते हैं, अकॉर्डियन बुक कहते हैं। जैसे अगर इसको ऐसे खोलेंगे तो पूरा ये आपको आपके सामने आ जाएगा, इसको आप क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से बुक का क्या किया गया था, शुरुआत में इस तरीके से बुक बनाई थी। कहां पर, चाइना के अंदर। और ये क्या है, अकॉर्डियन बुक। आगे, यूज ऑफ बुक इन चाइना। इस तरह की जो किताबें थी, जो शुरुआत में बहुत सारे पेजेस नहीं होते थे, जैसे आज के टाइम में आपके पास इतनी बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, उसमें हजारों पेजेस आपके पास होते हैं, उसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बड़ी बुक को। लेकिन उस दौरान यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बुक्स नहीं होती थी, क्योंकि इतना मटेरियल उनके पास नहीं होता था, तो सिंपल इनके पास किताबें होती थी। आगे, यूज। अब देखो चाइना में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर यूपीएससी के एग्जाम लिए जाते हैं। यूपीएससी के एग्जाम के लिए मार्केट के अंदर आपके पास बहुत सारी किताबें होती हैं, आप उनको पढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि चाइना के अंदर जैसे सिविल सर्वेंट के जो एग्जाम होते थे वो कराने स्टार्ट हुए, क्योंकि चाइना के अंदर अब क्या डेवलप हो गया था, पेपर भी आ चुका था और बुक प्रिंट भी होनी स्टार्ट हो गई थी वुड ब्लॉक से। अब उन्होंने क्या कराने स्टार्ट किए, बड़े बड़े ऑफिशियल्स पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करने के लिए सिविल सर्वेंट के एग्जाम कराने स्टार्ट कर दिए। अब देखो यही कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए जब एग्जाम कराए जाते तो किसकी जरूरत होती थी, बुक्स की जरूरत होती थी। तो ये कह रहे हैं कि चाइना के अंदर बहुत सारी जो बुक्स हैं उनको क्या किया गया, प्रिंट किया गया, यानी कि डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसके कारण, किसी एग्जाम के कारण। कौन सा एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम। आगे, इंक्रीजिंग अर्बन कल्चर। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आपका गांव है, आपका गांव धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, फिर वो एक कस्बा बनता है, छोटा शहर बनता है, ना ही तो वो शहर होता है और ना ही क्या होता है, गांव, फिर डेवलप होता है सिटी। तो इसी तरीके से चाइना के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था और बड़े बड़े जो शहर थे वो डेवलप हो रहे थे। और जब ये शहर डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब लोगों के पास धीरे धीरे क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो जो जनरेशन है, जो पीपल है, वो अब क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो किसकी डिमांड रहेगी, बुक्स की डिमांड रहेगी। तो चाइना के अंदर बुक्स की डिमांड क्या होने लग गई थी, बढ़ने लग गई थी। मर्चेंट यूज द प्रिंट टू रिकॉर्ड द ट्रेड इंफॉर्मेशन। ये भी ऐसा ही होता था कि मर्चेंट कौन होते हैं, जो सी रूट से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, सी के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे और व्यापार करेंगे। अब ये लोग अपने रिकॉर्ड्स रखने के लिए पेपर का इस्तेमाल करते और प्रिंटेड पेपर का इस्तेमाल करते। जैसे इतना सामान, जैसे लिस्ट बनती है उस तरीके से सामान होता है, सामान की लिस्ट का
नाम लिखा होता है, कितने उसमें केजी होते हैं, इस तरीके से उनको रिकॉर्ड रखना होता था। तो मर्चेंट किसका रिकॉर्ड रखते थे? अपने सामान का, जो भी गुड्स वो एक जगह से दूसरी जगह पर बेचते तो उनका क्या रखते? रिकॉर्ड्स रखते। तो इस तरीके से चाइना के अंदर बहुत बड़े लेवल पर ये चीजें बढ़ने लग गई। देखिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि चाइना बहुत चालाक था, नहीं चाहता था कि किसी को ये पता लगे कि हमने पेपर को भी बनाया है। पेपर का पहले पता लोगों को चल गया था और उसके बाद उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को स्टार्ट कर दिया है। कहने का मतलब वैसे ही उस फट्टे पर कुछ प्रिंट किया और उसको बहुत सारी जगह पर क्या करते चले गए? प्रिंट करते चले गए। इस मेथड को अपना लिया है, लेकिन बहुत लोगों को इन्होंने नहीं बताया, यानी कि अपने देश में इस चीज को कन्फाइंड रखा। अब धीरे धीरे होता क्या है, देखो एक बात है, जैसे आप सिल्क रूट पढ़ते हो, सिल्क रूट आपने कभी सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्क रूट। अब सिल्क रूट क्या होते थे? जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया का, अगर हम मैप बनाएं तो इस तरीके से इस तरफ हम यूरोपियन कंट्रीज की तरफ चले जाते हैं और इस तरीके से यहां हम चाइना की तरफ चले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते डेवलप हो गए थे जिनको क्या कहा गया? सिल्क रूट कहा गया। और सिल्क रूट इनका नाम कैसे पड़ा? इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां से ज्यादा मात्रा में ट्रेड होता था, सिल्क का ट्रेड होता था, तो जिसके कारण इनका नाम तो सिल्क रूट पड़ा। लेकिन इन रास्तों से ट्रेड हर चीज का होता था। जैसे कई बार यात्री जाते तो बहुत कारवां में चलते थे। कारवां में चलने का मतलब क्या है? 10-20 व्यक्ति एक साथ चलते, कहीं लुटेरे उनको ना लूट ले। अब 10-20 व्यक्ति चल रहे हैं तो मान लो कोई एक व्यक्ति ट्रेड के लिए जा रहा है, अब वो बाकियों को इनवाइट करेगा। वो धर्म गुरु भी हो सकता है कि कहेगा कि आप मेरे साथ अगर चलना चाहें तो चल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे। तो इसी तरीके से इसी सीरीज में जैसे जापान में प्रिंट कल्चर कैसे पहुंचा, आपने चाइना में पढ़ा, अब जापान में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रिंट कल्चर पहुंचता है। देखो कैसे, बुद्धिस्ट मिशनरीज यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, ये जो धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं ये हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं। कहने का मतलब अपने धर्म के बारे में बाकी दुनिया को बताने में विश्वास रखते हैं, तो ये हमेशा क्या करते रहते हैं? यात्राएं करते रहते हैं और अपने धर्म के बारे में बताते हैं। तो अब देखो क्या हुआ कि बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस द हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन द जापान। और बौद्ध धर्म ज्यादा कहां पर है? चाइना के अंदर। चाइना के अंदर से जापान में बुद्धिस्ट मिशनरीज जाते हैं और वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग्स को लेकर जाते हैं। वैसे बताना नहीं चाहते थे, लेकिन ये मटेरियल ये अपने साथ लेकर चले जाते हैं और कहां जाते हैं? जापान के अंदर। और जापान वाले इतने समझदार कि जापान, आप ये याद होगा कि हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिरा था तो कितना बुरा वहां पर हुआ था, लेकिन आज बहुत डेवलप कंट्री में माना जाता है जापान को। तो जापान वाले तो देखते ही समझ गए कि किस तरीके से चाइना हमसे आगे चल रहा है, तो उन्होंने भी इस चीज को क्या कर लिया? सीख लिया। ओल्डेस्ट जैपनीज बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 मार्क्स में आ सकता है कि ओल्डेस्ट जैपनीज बुक जिसका नाम क्या है? डायमंड सूत्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में जरूर आएगा। प्रिंटिंग ऑन द टेक्सटाइल एंड प्लेइंग द कार्ड्स एंड द पेपर मनी, प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स ग्रू। बहुत ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं कि प्रिंटिंग तो की जाती थी, और कैसे? जैसे कपड़ों पर प्रिंटिंग, आज भी देखते हो कि प्रिंट के कपड़े होते हैं, या फिर क्या है, कपड़े आपके जैसे जो कढ़ाई होती है उसके कपड़े होते हैं। तो प्रिंटिंग का जो कल्चर है ये कपड़ों पर भी प्रिंटिंग की जाती थी। प्लेइंग कार्ड्स जो ताश खेले जाते हैं उन पर प्रिंटिंग की जाती थी, और क्या है? पेपर मनी पर प्रिंटिंग होती थी। तो इस तरीके से जो जापान है वो धीरे धीरे सीखता है, प्रिंट का यूज करता है कि प्रिंट किस तरीके से किया जा सकता है, और अपने कल्चर में इसको इंक्लूड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट अगला कॉन्सेप्ट यूक्यू। अब ये कहेंगे कि मैडम आपने तो क्या है दूसरी लैंग्वेज जैपनीज लैंग्वेज को भी सीख लिया है, तो आप भी सीख सकते हैं। देखो कैसे, यूक्यो बाय द कीतागावा उतामारो। अब ये कैसा नाम है? अजीब नाम है, लेकिन नाम है ये कीतागावा उतामारो, और उन्होंने यूक्यू बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने लिविंग पिक्चर बनाई। क्या बनाई? लिविंग पिक्चर। लिविंग पिक्चर का मतलब क्या होता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। चल कैसे रहा है? मान लो एक पिक्चर होती है, क्या होती है? पिक्चर।
अब कोई भी बुक है उसके अंदर एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें क्या है, पूरा परिवार को दिखाया गया है। जैसे बच्चे, एक दो बच्चा यहाँ पर खेल रहे हैं, जो माता जी हैं वो खाना बना रही हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों को ऐसे लाइव तरीके से दिखाया गया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो यूक्यो, यूक्यो का मतलब इस पिक्चर के रूप को कहा जा रहा है यूक्यो, कि यूक्यो पिक्चर बनानी स्टार्ट कर दी लोगों ने। किस तरीके से कि जो हमारी लाइफ में घटनाएं घटती है ना, उनको दिखाने की कोशिश की गई। उन पिक्चर्स को क्या कहा गया, यूक्यो। और इसकी शुरुआत किसने की, कीतागावा उतामारो। अब ये अजीब नाम है, लेकिन मैंने आपको देख लो जापानीज भाषा सिखा दी है, इसके लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए। क्या नाम है, कीतागावा उतामारो। और क्या है, यूक्यो, इनकी पिक्चर का नाम, यानी कि ये बनाने का जो तरीका है इसको क्या कहते हैं, कीतागावा उतामारो। तो आगे अब इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है कि धीरे धीरे लोगों ने ओरल एजुकेशन से, ओरल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ जुबानी चीजों को सीख के दूसरों को बताना और दूसरों को सिखाना, इस तरीके से एजुकेशन होती थी। अब वो एजुकेशन आपके सामने किताबों के रूप में आने लग गई। देखो कैसे। अगला हम पॉइंट देख लेंगे, प्रिंट कम टू यूरोप। अब देखो, हमने किसको पढ़ा, चीन को पढ़ा, फिर हमने जापान को पढ़ा, लेकिन यूरोप वाले जानते ही नहीं थे कि भाई प्रिंट नाम की भी कोई चीज होती है। ये प्रिंट अब फिर दौड़ के जाता है, किसके थ्रू जाता है, उन्हीं रूट्स के थ्रू जाता है जो रूट्स हमने अभी पढ़े थे। कौन से रूट्स हैं वो आपके रूट्स हैं सिल्क रूट। क्या नाम है, सिल्क रूट। ये कह रहे हैं कि प्रिंट कम टू यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज, आप जैसे ब्रिटेन है या फिर फ्रांस है या इटली है, ये सभी देश जो आपके कहाँ रहते हैं, यूरोपियन कंट्री रहते हैं। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि सिल्क रूट के रास्ते से पेपर भी जाता है, और इसी तरीके से लोगों को पता लगता है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में पता लगता है। मोर्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। ये इन्होंने काफी देशों की यात्राएं की, ये चाइना के अंदर भी गया, और चाइना के अंदर इनको पता लगा कि इस तरीके से किताबें भी छापी जा सकती हैं और इस तरीके से बहुत सारी कॉपीज भी की जा सकती हैं, तो क्यों ना इसको सीखा जाए। तो यूरोपियन तो अपने आप को और भी ज्यादा एडवांस बताते हैं। जैसे आपके इतिहास में अगर देखते हो तो ये अपने आप को इतना एडवांस बताते हैं कि हम 200-300 साल पहले चल रहे हैं, यानी कि आगे चल रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डेवलप हैं। किससे डेवलप हैं, हम जो एशियन कंट्री है उनसे ज्यादा डेवलप हैं। लेकिन देखो एशिया के अंदर क्या हुआ, प्रिंट कल्चर पहले आया और बाद में किसको पता लगा, यूरोप को पता लगा। लेकिन है ना, यूरोपियन बहुत चालाक बेटे, क्योंकि यूरोपियन ने फिर अपना दिमाग लगाया कि इस तरीके से ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जा सकती है, क्यों ना हम उनकी मशीनें बना ले। इसको ऐसे भी इतिहास से जोड़ सकते हैं कि जैसे हमारे इंडिया के इतिहास से जोड़े तो हम अपना कपड़ा हाथों से बनाते थे। ये इतने चालाक, इन्होंने अपना कपड़ा किससे बनाया, मशीनों से बनाया। तो उसी फिलोसफी को इन्होंने यहाँ पर फॉलो किया। और क्या किया इन्होंने, जो आपके मार्को पोलो जो इटली का रहने वाला था, ये इस टेक्नोलॉजी को लेकर गया और वहां से सीखते हुए यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण कर दिया। प्रिंटिंग प्रेस का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रेस बनाई गई जहां पर जिस एक भी चीज की बहुत सारी कॉपीज बनाना क्या हो गया, आसान हो गया। देखो कैसे। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था और इस टेक्नोलॉजी जो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, ये इटली तक पहुंच गई। अब दौड़ते दौड़ते इटली पहुंच गए। अब इटली वालों को ये पता लग गया कि ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। ऐसे धीरे धीरे बाकी जो यूरोपियन कंट्री है उनको भी पता लगा। ये बात पहुंची जर्मनी तक। अब जर्मनी में एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, जो इतिहास को बदलने वाला व्यक्ति, अब देखो क्या है, द प्रोडक्शन कुड नॉट इंक्रीज द रीडिंग पब्लिक का मतलब क्या है, अब धीरे धीरे पॉपुलेशन ऐसी बढ़ रही थी जिसको पढ़ने में क्या आने लगा था, मजा आने लग गया था। यानी कि जो पॉपुलेशन थी अब वो चाहती थी कि हमें पढ़ना चाहिए आगे। और जैसे बुक फेयर है या स्क्राइब्स वो व्यक्ति होते हैं जो रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं, बहुत मेंटेनेंस का काम करते हैं, किसी अमीर व्यक्ति के नीचे रहते हैं और वो रिकॉर्ड्स रखने का काम करते हैं। आगे, the production could not satisfy the ever increasing demand for the book, limitation of the manuscript को समझो क्या होता है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है,
हाथ से लिखी गई चीजें, यानी कि मेनू का मतलब हाथ होता है और स्क्रिप्ट का मतलब लिखी गई। तो हाथ से जो चीजें लिखी जाती थी तो उनमें टाइम ज्यादा लगता था। बहुत सिंपल तरीके से समझो, जैसे शुरुआत में यानी कि प्रिंटिंग कल्चर आने से पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास पाम लीफ होते थे। पाम लीफ का मतलब एक पाम का पेड़ होता है, उसके पत्तों पर लिखा जाता था। फिर धीरे धीरे कल्चर चेंज होता है, जैसे कपड़े पर लिखना। इस तरीके से एक शब्द आएगा आपकी बुक के अंदर है वेलम। वेलम का मतलब होता है चमड़े पर लिखा जाना, यानी कि चमड़े की भी किताबें होती थी। तो ये जो किताबें होती थी ना, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे, हाथ से जो चीजें लिखी जाती थी और हार्ड सरफेस पर जैसे स्टोन पर भी चीजें लिखी जाती थी या फिर कॉपर प्लेट्स पर लिखी जाती थी। तो पत्थर को तो एक जगह से, अब ऐसे कि हम है ना पढ़ने के लिए पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रही है, पॉसिबल नहीं हो सकता। या फिर क्या है, कोई मेटल है उस पर लिखा है तो वो उसमें वजन ज्यादा हो जाएगा। तो इनको इस तरह की जो चीजें होती थी उनको कैरी करना क्या होता था, मुश्किल होता था। तो इसीलिए जो पेपर और पेपर के ऊपर प्रिंट कल्चर जब आता है तो एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन हमारे सामने आती है, यानी कि इतनी सारी किताबें ही किताबें हमारे चारों तरफ देखने को मिलती हैं। अब देखो, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हो गई। किसके कारण? मार्को पोलो के कारण, यूरोपियन कंट्रीज में ये। अब ये व्यक्ति हैं गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। इन्होंने क्रांति ला दी, यानी कि यूरोप को और आगे बढ़ा दिया। यूरोपियन खुद अपने आप को ये कहते थे कि हम एडवांस हैं, और इन्होंने इस बात को साबित करते हुए एक प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया। अब देखो क्या है, इन इन 1448, टाइम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है। इन 1448 इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस वर्किंग इन दिस नॉलेज। ये अब इनकी कहानी सुनो। ये जर्मनी के रहने वाले थे। अब ये इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी एक ऐसे बड़े किसान होते हैं, उस तरीके से इनके पिताजी होते हैं। अब ये 2-3 जगह से एक्सपीरियंस लेते हैं। ये गोल्ड स्मिथ के पास काम करते हैं। गोल्ड स्मिथ का मतलब क्या होता है, सुनार। और सुनार के पास काम करते हैं तो इन्होंने एक टेक्नोलॉजी सीखी, यानी कि एक तरीका सीखा कि जो गोल्ड है उसको मेल्ट किया जाता है और उसको अलग अलग आकार में ढाल दिया जाता है। ये बहुत हेल्पफुल रहती है इनके लिए, क्या डेवलप करने के लिए, प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपीरियंस लिया। जैसे इनके पिताजी, जो ऑयल होता है जैसे सरसों होता है, इस तरीके से ऑयल प्रेसिंग इनके पास थी। ऑयल प्रेसिंग का मतलब क्या है कि बीजों से ऑयल निकालने की इनके पास मशीन थी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि एक बर्तन के अंदर क्या होते हैं, ऑयल, ये जो ऑयल निकलने वाले जो बीज होते हैं वो रख दिए जाते हैं, और ऊपर से एक इस रोड की तरह कोई चीज आएगी, काफी, जिसका सरफेस काफी चौड़ा रहेगा, और वो उसको क्या करेगी, प्रेस करेगी, बीजों को प्रेस करेगी। अब इन्होंने देखा कि जो नीचे वाला सरफेस है, जो लोहे की रोड वगैरह थी, उसका जो सरफेस है वो उस पर क्या हो रहा है, छप रहा है। यहां से इन्होंने बताया कि यहां से मुझे आइडिया मिला कि मुझे लेटर्स को क्या कर लेना चाहिए। सुनार ने जिस तरीके से लेटर्स का एक साचा, मतलब अलग अलग चीजें बनाने के लिए वो साचा बना लेते हैं, वैसे ही मैं साचा किसके लिए बना दूं, लेटर्स के लिए बना दूं। और इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने साचा तैयार किया किसके लिए, लेटर्स के लिए, और एक डेवलप कर दी, एक मशीन डेवलप कर दी, और जो प्रेस करने वाला जो सिस्टम मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से सिस्टम को इसने डेवलप किया। आप अपनी बुक में इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये एक लीवर को इस तरीके से खींच रहे हैं कि बहुत उनको प्रेस करने के लिए, और उसके नीचे उन्होंने एक पेपर को रखा है, और पेपर पर आने से पहले उसके ऊपर जो अक्षर हैं वो क्या किए गए हैं, कार्व किए गए हैं। यानी कि वहां उसको जो शाही होती है, इंक होती है, उस वो लगा दी जाती है, और नीचे पेपर रख दिया जाता है, ऊपर से जो प्रेसिंग मशीन है वो उस पर आती है, और प्रिंट ऐसा का ऐसा छप जाता है। ये बहुत ही शुरुआती मशीन थी, बहुत एडवांस नहीं थी। लेकिन पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाइबल को प्रिंट किया पहली बार। और बाइबल को प्रिंट करने में, यानी कि बाइबल की बुक छापने में, इन्होंने 180 बुक को छापा, और इसमें टाइम लगा 3 साल का टाइम लगा। अब आपको आज के टाइम सुनने में ऐसा लग रहा होगा 3 साल और कितनी बुक्स, 180। लेकिन उस दौरान जैसे स्क्राइब, एक शब्द आपके लिए आया था, ये रहा, ये शब्द आया था,
तो पुराने टाइम में जो स्क्राइब होते थे ना, वो कॉपी करते थे। किसको कॉपी करते थे? बुक्स को कॉपी करते थे। और बुक्स को कॉपी करने के लिए मान लो कोई बुक 50 पेज की है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सुंदर शब्दों में उसको अगर लिखना है ना, तो उसके लिए टाइम लगेगा। ये हो सकता है 1 महीना लग जाए, या फिर ऐसा हो सकता है 2 महीने लग जाए। तो बहुत पेशेंस के साथ और बहुत ध्यान से इन चीजों को करना पड़ता था, जिसके कारण हाथ से लिखने के कारण वहां पर टाइम ज्यादा लगता था। लेकिन अब इस बाइबल को पहली बार, जो आप मैंने बताया ना, गुटेनबर्ग, इन्होंने 180 जो कॉपीज थी वो निकाल दी। कितने सालों में? 3 सालों में, जो कि बहुत फास्ट था उस टाइम के दौरान। तो देखो कितनी बड़ी इनोवेशंस थी। आगे चलकर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो इन मशीनों में क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं, और आज के टाइम वाली मशीनें आपको दिखाई देती हैं। आप सॉफ्ट कॉपी है कहीं पर भेज देते हो, दूसरी जगह पर निकाल लेते हो। तो इस तरीके से आज तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है। लेकिन आप इस बात के बारे में सोचना कि कोई चीज हमारे सामने है ही नहीं, और उसके बारे में पहले विचारना, सोचना और उसको डेवलप करना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इतिहास में किसको जाना जाता है? गुटेनबर्ग को जाना जाता है प्रिंटिंग प्रेस के लिए। आगे अब ये देखो क्या कर रहे हैं, ये सन थे, मर्चेंट के सन थे। मर्चेंट क्या थे? उनके पिताजी थे बड़े किसान थे, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को बेचते थे। सा वाइन एंड द ऑलिव प्रेस, यानी कि जो ऑलिव प्रेस थी उनको इन्होंने देख रखा था कि जो बीजों से क्या निकाला जाता था? तेल निकाला जाता था। तो उसको इन्होंने देखा था। न्यू द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, स्टोन को कैसे पॉलिश किया जाता है। और ये क्या है? मास्टर थे गोल्ड स्मिथ, यानी कि इन्होंने, इनको जो एक्सपीरियंस मिला था वो किसका मिला था? सुनार का एक्सपीरियंस इनको मिला था। तो बहुत बड़ी इनोवेशन इन्होंने कर दी। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि इन्होंने पहली कौन सी किताब, इन्होंने बाइबल को 180 इन्होंने कॉपी, और एक क्वेश्चन है आपका 1448 में इन्होंने क्या बनाई थी? प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। उम्मीद करती हूँ बेटे आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि पुरानी जो एजुकेशन थी, यानी कि पुराना जो तरीका था वो ओरल तरीका था। अब हमारी किताबें प्रिंट की तरफ बढ़ रही हैं, यानी कि चीजों को छापने की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे प्रिंट आगे बढ़ा तो पॉपुलेशन ज्यादा पढ़ने लग गई। क्यों पढ़ रही है? और हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें प्रिंट कल्चर ने काफी बड़ा रोल अदा किया। तो आइए आगे देखते हैं। प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि प्रिंट, प्रिंट का मतलब जैसे कोई चीज नई आती है और किताबें इतनी सारी छपने लग जाती हैं, तो एक रिवॉल्यूशन आ जाती है, क्रांति आ जाती है। ऐसे ही क्रांति आई किसके पर्सपेक्टिव में? आपके प्रिंट के पर्सपेक्टिव में। देखो कैसे, हाउ द प्रिंट क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन, कि ये रिवॉल्यूशन कैसे आई। अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द इलिट्स। अब इलिट्स कौन होते थे? ध्यान से सुनना। जो अमीर वर्ग होता था वो क्या कहलाते थे? एलिट्स कहलाते थे। ये कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़ना लिखना जो अमीर वर्ग था उनके पास ही रहता था, गरीब बेचारे पढ़ ही नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया कि वेलम, चमड़े पर लिखा जाता था, और चमड़ा सस्ता नहीं होता था, और किताबें जैसे 3 या 4 पेज की कोई किताब बनाई तो काफी महंगी होती थी। तो गरीब व्यक्ति पढ़ता ही नहीं था, और ना ही वो क्या खरीदता था? किताबें खरीदता था। तो हुआ क्या कि ये जो पढ़ना लिखना था ना, वो अमीर वर्ग के लिए था, गरीब तो पढ़ ही नहीं पाते थे। आगे, कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ द ओरल कल्चर, यानी कि जो आम जनता थी वो कैसे कल्चर में रहती थी? ओरल कल्चर में रहती थी, यानी कि जुबानी चीजों को उनको क्या किया जाता था? बताया जाता था। तो आगे, after the print revolution, before the age of print, book were not only expensive but they could not be produced in the sufficient number। ये कह रहे हैं। अब देखो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो किताबें थी पुराने टाइम में वो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होती थी, क्योंकि जो स्क्राइब्स थे वो उनको लिखते थे, और बहुत ज्यादा सोसाइटी के अंदर स्क्राइब भी नहीं होते थे, लिखने वाले भी नहीं होते थे, जिसके कारण सोसाइटी के अंदर बुक्स की संख्या ही कम होती थी, तो पढ़ भी कम पाते थे। जो एजुकेशन थी वो कैसे चलती थी? ओरली चलती थी, यानी कि बोल के लोगों को बताना। आगे, नाउ द बुक कुड
आउट टू द वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल। अब जैसे ही प्रिंट आया तो बहुत सारे लोग क्या है पढ़ने लिखने लग गए। हियरिंग पब्लिक, रीडिंग पब्लिक, दो तरह की पब्लिक होती थी सोसाइटी के अंदर, एक तो सुनने वाले और एक सुनाने वाले, यानी कि किताबों को पढ़कर सुनाने वाले। अब यहाँ क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब जैसे यूरोपियन जो कंट्री थे उन्होंने बहुत सारी क्या बनानी स्टार्ट कर दी, बुक्स को प्रिंट करना स्टार्ट किया। लेकिन जो शॉप होती थी उनमें बहुत सारी बुक्स इकट्ठा हो गई। अब क्या करें, अब उन बुक्स को क्या करना होता था, बेचना होता था। अब बेचने के लिए बुक सेलर आइडिया लगाता है। कितना शानदार आइडिया लगाया जाता है। जो यूरोपियन कंट्री होते हैं, यानी कि जैसे अगर फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, इन देशों में पुराने टाइम से ही, जैसे आज आप जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो या फिर कॉफी शॉप में जाते हो, आप जाते हो खूब चाय की चुस्कियां या फिर कोई भी आपकी पसंदीदा चीज है, आप अपने दोस्त के साथ ऐसे जाते हो और खाना खा के आते हो। तो ऐसे ही जो कल्चर था बहुत पुराने टाइम में कहां पर था, यूरोपियन कंट्रीज में था। अब बुक सेलर क्या करते, बहुत ध्यान से सुनना, बुक सेलर अपनी जो बुक है बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रिंट करते हैं, साइड में फोटोज वगैरह उसमें लगाते हैं, और अपने जो स्क्राइब्स वगैरह थे जिन जो पढ़ सकते थे उनको हायर करते हैं और उनको कॉफी शॉप, बार्बर शॉप या जहां पर गैदरिंग्स होती थी, पीपल की गैदरिंग होती थी, वहां पर भेज देते। और ये कहते कि जोर जोर से पब्लिक में इन चीजों को पढ़ के आना, लोगों को समझा के आना कि जिस तरीके से सीरियल होते हैं वैसे तुम बताना, ताकि लोगों के अंदर इंटरेस्ट जागे कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या खरीदे, किताबें खरीदे। अब ऐसा ही हुआ कि सोसाइटी के अंदर इस तरह के लोग जाते और कोई कहानी जैसे आपके सामने है, जैसे आप सीरियल देखते हो, तो जब आप सीरियल देखते हो तो किसी कहानी को ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया जाता है कि आप चाहोगे कि कल भी मुझे इसको देखना है। तो ऐसे ही यहाँ पर किया गया कि वो जो स्टोरी, कहानी या फिर जो भी प्ले उनको बताया जाता, बार्बर शॉप पर या फिर रेस्टोरेंट में या फिर कॉफी शॉप पर, कहीं पर भी बताया जाता, वो किसी एक क्लाइमैक्स पर स्टोरी को छोड़ देते। और क्या होता कि जो पब्लिक है अगले दिन फिर वही मिलती। तो ऐसे ही जो फिर उनको बताया गया कि ऐसी तो ये एक बुक है, ऐसी तो बहुत सारी बुक्स वहां जो शॉप है, बुक शॉप है, वहां पर रखी है, आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आता है रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया का मतलब क्या होता है, जो पब्लिक है वो किताबें पढ़ने की तरफ एग्रेसिव होती है, यानी कि हमें अब किताबें पढ़नी है, उसके लिए हमें सीखना है। तो पॉपुलेशन अब ज्यादा किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर देती है, धीरे धीरे पढ़ना सीखते हैं और धीरे धीरे जो बुक होती हैं वो बिकना स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखो कैसे, तो हियरिंग पब्लिक और रीडिंग पब्लिक, यानी कि एक पब्लिक ऐसी थी जो सुनने वाली थी और रीडिंग। अब देखो, sacred texts were read out and ballads were recited that they reach out the wider section of the people। अब ये कह रहे हैं कि जो पवित्र किताबें होती थी जिसमें धार्मिक बातें हो सकती हैं, या बैलेट्स पुरानी लोक गाथाएं हो सकती हैं जिसमें वीर गाथाएं बताई जाती हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बोली गई, यानी कि मैंने बताया कॉफी शॉप वगैरह में, और ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए और बुक्स को वो क्या करें, खरीदें। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के रिगार्डिंग है। ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट एंड द प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। अब ये क्या करते हैं, जैसे बुक को पढ़ते हैं उसमें पिक्चर दिखाते हैं, जैसे मैं आपको अगर पिक्चर दिखाऊं तो देखो बच्चों ये पिक्चर इस तरीके से है, मैं कहूं और फिर मैं कहूं कि इस पिक्चर में क्या एक्सप्लेनेशन दी है। ये भी ऐसा ही करते हैं जो स्क्राइब्स वगैरह होते हैं, जो एक्सप्लेन करने जाते हैं बुक्स को, ये कहते हैं देखो कितनी सुंदर पिक्चर है। अब आज के टाइम आपके पास पिक्चर्स के सोर्स बहुत ज्यादा हैं। आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हो, आप इस्तेमाल करते हो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो, तो बहुत सारी पिक्चर इधर से उधर आपने खुद क्लिक की और भेज दिया, अपने जो पड़ोसी हैं, अपने दोस्त हैं, उनके पास भेज दिया। आज पिक्चर का कोई बहुत बड़ा आपको ये नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, जब भी किसी बुक में पिक्चर होती तो ये बड़े फोकस के साथ उसको देखा जाता, क्योंकि बहुत नई चीजें लगती। तो इस तरीके से जो आपका ये पिक्चर वाला सिस्टम आया, उसको एक्सप्लेन करने की बात आई, तो पब्लिक में बहुत इंटरेस्ट जागा कि हम भी इस तरह की जो किताबें हैं हमें पढ़नी चाहिए। उसमें काफी एंजॉयमेंट उन्होंने महसूस किया। जैसे आज के टाइम आप एक फोन में इंडल्ज रहते हो, पता नहीं दुनिया भर की चीजें उसमें आप देख सकते हो, लेकिन उनके पास तो ऑप्शंस नहीं थे ना।
तो ऑप्शन एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन के रूप में आई किताबें, बुक्स आई। तो आगे देखें, अब ये कह रहे हैं कि द लाइन दैट सेपरेट द ओरल एंड रीडिंग कल्चर बिकम द ब्लर। अब कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो लोग सिर्फ सुनने में विश्वास करते थे अब वो पढ़ने भी लग गए, यानी कि बहुत अंतर नहीं हुआ कि जो सुनते थे अब वो पढ़ने भी लग गए। आगे, एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकम द इंटरमिंगल, यानी कि बिल्कुल सुनने वाले भी अब क्या बन गए, अब वो किताबों को पढ़ने वाले बन गए। उम्मीद करती हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। देखो बेटे, ये होता है कि अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको। अगर ये है कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है तो हर चीज को बहुत पेशेंस के साथ सुन के इन चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। ये कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ 10-15 मिनट की वीडियो देखी, आप ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि हम हिस्ट्री हमें बोरिंग लगती है, लेकिन हिस्ट्री को जीना पड़ता है। जैसे जिस तरीके से चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं उनको अगर वैसे ही आप इमेजिन करना स्टार्ट कर दोगे फिर आपको कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको बातें बता रही हूँ और जिस तरीके से बता रही हूँ, अगर आप उसको इमेजिनेशन में लेकर जाते हैं, यानी कि उसी तरह का सोचने लग जाते हैं, तो आपको हिस्ट्री बहुत आसान लगने वाली है। ये जो टॉपिक है ये हमारे जो पुराना कल्चर था और आज वाला कल्चर है उसमें कितना बदलाव आया है, उसी की यात्रा को हम यहाँ पर तय कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ बने हुए हैं और इसको लगातार सुन रहे हैं। देखें, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब देखो, धर्म की बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं, धर्म, यानी कि रिलीजन। अब जैसे जैसे प्रिंट कल्चर आया ना, तो जो आपका ईसाई धर्म था, क्रिश्चियनिटी थी, उसमें बुराइयां भी बहुत आ गई थी। जैसे हम अपने हिंदू धर्म की बातें करें तो उसमें कमियां भी बहुत सारी देखने को मिली और बहुत सारे टाइम टू टाइम सुधार किए गए। तो ऐसे ही जब ये किताबों का कल्चर आया, बुक्स का कल्चर आया, तो डर मन में आया। किसके मन में आया, जो रिलीजियस कम्युनिटी थी उनके मन में आया कि ये किताबें हैं, अब जो लोग पढ़ेंगे वो क्वेश्चन करेंगे। कहने का मतलब क्या है, चर्च के अंदर, पता है चर्च के अंदर क्या होता था, चर्च के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये मानता कि मेरे से कोई पाप हो गया है या फिर मैंने कोई गिल्ट कर दिया है, तो मैं चर्च के अंदर कुछ पैसा देके आऊंगी और ये कहेंगे, वहां के चर्च के जो क्लर्जी वगैरह हैं उनको ये बोलूंगी कि आप ये पैसा लो और भगवान से दुआ करो कि जो मैंने पाप किया है वो मेरा क्या हो जाए, माफ हो जाए। इस तरह का कल्चर जो क्रिश्चियनिटी थी उसमें डेवलप हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों ने किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया, साइंस की बातों को पढ़ा, टेक्नोलॉजी की बातों को धीरे धीरे उन्होंने करना स्टार्ट किया, तो अब वो क्वेश्चन उठाने लग गए। क्वेश्चन उठाया कि ये चर्च के अंदर क्या है, जो पवित्रता है उसको खरीदा जा रहा है, या फिर अपने पाप को धोने के लिए लोग क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जो कि गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन से डरने लग गए। कौन डरने लग गए, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो, जो क्लर्जी वगैरह थे वो डरने लग गए। अभी वो नहीं चाहते कभी भी कि जो पॉपुलेशन है वो पढ़े, या फिर उनके अंदर क्वेश्चन मार्क आए कि जो हमारा सोसाइटी है, जो धर्म है वो किस तरीके का है। तो देखो कैसे बदलाव आता है। रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब डर था, किसका डर था, ये जो प्रिंट आ रहा है, जो प्रिंट होकर किताबें आ रही हैं, इनका बहुत ज्यादा डर था। कैसे, even those who disagree with the established authority could now print and circulate their ideas। यानी कि जो ये रिलीजियस गुरु वगैरह होते थे, जो सोसाइटी में अपने आप को महान बताते थे, उनके ऊपर लोगों ने कटाक्ष करने स्टार्ट कर दिए। कहने का मतलब उनका जो कल्चर था उन पर क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दिया कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। कैसे, देखो, many thought that if there was no control over the what printed and the read, then rebellious and the religious thoughts might spread, authority of the valuable literature would be destroyed and criticism the new printed literature। जैसे पुराने टाइम के जो ये क्लर्जी वगैरह थे, ये कह रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति को नष्ट करने आया है। क्या, ये जो प्रिंटेड लिटरेचर आ रहा है ना, ये हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जरूरी है कि इस तरह की बातें जो प्रिंट की जाए जो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो। अब ये डर रहे थे। आगे, oral culture thus entered the print and printed material was orally transmitted। The line that separated the
oral reading culture become the blur and hearing public reading the public become the intermingle। ये वही पॉइंट दोबारा से आ गया है। कहने का मतलब क्या है, जो पॉपुलेशन ओरली चीजों को जानती थी अब वो किताबों में से भी पढ़ रही है, और अलग अलग जो थॉट्स होते थे, जो विचार होते थे, जो फिलोसफर्स होते थे, उनकी किताबों को क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। प्रिंट एंड डिसेंट। प्रिंट, जो प्रिंट कल्चर होता है, क्या होता है, प्रिंट कल्चर, उसके अंदर किस तरीके से दिक्कत आती है। इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेथ, मिनाक्यो, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। अब जैसे आम जनता भी पढ़ने लग गई, इसमें से एक व्यक्ति मिनाक्यो का नाम आता है, जो कि एक मिल में काम करने वाला व्यक्ति था। अब ये मिल में काम करने वाला व्यक्ति है, ये बाइबल को अलग तरीके से क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। जैसे अब कुछ बुराइयां सोसाइटी के अंदर हो जाती हैं, जैसे अगर हम अपने हिंदू धर्म की बातें करें तो हिंदू धर्म में एक जो प्रथा थी, सती प्रथा, तो उसके बारे में बहुत सारे, जो राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा। तो ऐसा ही एक नॉर्मल इंसान जो कि मील में काम करने वाला था और जो इटली से था, अब ये क्या करता है, बाइबल को अलग तरीके से क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। अब होता क्या है इनके साथ, बहुत ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति को क्या किया जाता है, 2 बार गिरफ्तार किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये नहीं रुकता, तो फिर इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो देखो, व्हेन द रोमन चर्च बिगेन इट इंक्विजिशन टू रिप्रेस द हेरिटिकल आइडियाज, यानी कि जो पुराने तरीके थे ना, कि जिस तरीके से चर्च में पादरी होगा, फिर उसके आने वाले सक्सेसर उसको आगे जो पोस्ट है उसको लेंगे, तो ये जो सिस्टम था, इसको कहा कि ये सिर्फ पैसे। अब देखो चर्च में होता क्या था, ध्यान से सुनना, चर्च के अंदर क्लर्जी रहते थे, और क्लर्जी के पास हमेशा काफी बड़ी जमीन होती थी, और उस जमीन से वो क्या वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे, और उस टैक्स से अपनी लाइफ को लेविश बनाते थे, बहुत शानदार लाइफ बनाते थे। एक तरफ राजा होता था, एक तरफ चर्च के क्लर्जी होते थे, जो कि बहुत शान और शौकत का जीवन जीते थे। तो इसी पर क्वेश्चन मार्क उठाया गया कि ये जो क्लर्जी हैं, ये सिर्फ अपनी लाइफ को लेविश करने के लिए हमसे टैक्स वसूलते हैं, इनका कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि सोसाइटी के अंदर शांति का माहौल या इस तरीके का कोई माहौल बनाए। तो इस तरह की बातें मिलर ने की, तो इनको क्या कर लिया जाता है, 2 बार इनको पकड़ा जाता है, और अल्टीमेटली इनको क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फांसी तोड़ दिया जाता है। बुक सेलर began to maintain index of the prohibited book from the 1558। बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये कह रहे हैं कि इतने ज्यादा दंगे हो गए कि जो बुक सेलर थे ना, उनके पास एक लिस्ट भेज दी गई। क्या भेज दी गई, लिस्ट, कि अगर आपकी जो बुक शॉप है उसके अंदर ये वाली बुक अगर मिली, तो आपकी जो बुक शॉप है उस पर सेंसरशिप लगा दिया जाएगा, पाबंदी लगा दी जाएगी, आपकी बुक शॉप को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा किया जाने लगा है। ये टाइम कौन सा था, 1558। अब देखो, ये जो प्रिंट वाला जो कल्चर आया था, अब थर थर कांप रहे हैं। कौन कांप रहे हैं, ये जो मोनार्क थे, राजा, और जो क्लर्जी थे, वो नहीं चाहते थे कि जो पुराना सिस्टम है उसमें किसी तरह का भी कोई भी बदलाव आए। अब ये डर रहे हैं। आगे देखें, रीडिंग मैनिया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। रीडिंग मैनिया का मतलब क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा किसको पढ़ने लग गई, किताबों को पढ़ने लग गई। ये किताबों की तरफ क्या है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा अब बुक खरीदनी स्टार्ट हो गई, और किस तरीके से चीजों को पढ़ा जाने लग गया। सेटिंग अप द स्कूल। अब देखो, जो राजा थे अब धीरे धीरे सोसाइटी को दिखाना चाह रहे थे कि हम बच्चों के लिए या फिर जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेहतर काम करना चाहते हैं। इन्होंने धीरे धीरे कुछ स्कूल्स को खोला, कुछ कॉलेजेस को खोला, लेकिन इनको नहीं पता था ये स्कूल और कॉलेजेस अब इनके खिलाफ ही जाने वाले हैं, यानी कि उनमें पढ़ने वाले बच्चे अब अलग अलग तरह की जो नॉलेज है उसको लेंगे, और राजाओं के खिलाफ भी जाएंगे, और किसके खिलाफ भी जाएंगे, चर्च के जो क्लर्जी वगैरह है उनके खिलाफ जाएंगे। लिटरेसी रेट वेंट अप, यानी कि जो पढ़े लिखों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। वर्चुअल रीडिंग मैनिया वाज क्रिएटेड, बहुत बड़े लेवल पर क्या किया जाने लग गया, पढ़ा जाने लग गया। किसको, किताबों को। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो, न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट, एल्मनेक, बैलेट्स और फोक टेल्स वर पब्लिश। ये वो चीजें होती हैं जो कि पुराने टाइम में, जैसे आज आप देखते हो लोकगीत होते हैं। लोकगीत, जैसे हम हरियाणा से हैं
तो उसमें जो महिलाएं हैं गीत गाती हैं। गीत अलग अलग तरह के हो सकते हैं, शादियों के गीत हो सकते हैं, या फिर जो गीत हो सकते हैं आपके जैसे जो शहीद वगैरह हुए हैं उनके गीत हो सकते हैं, रागनियां हो सकती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके के जो फोक टेल्स वगैरह होती है, कहानियां होती हैं, उन सभी को लिखा जाने लग गया। अब देखो, जो लोकल चीजें जो ये लोग सुनते थे, अब उनको किताबों में लिखा हुआ देख रहे हैं और उनके बारे में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को बुक्स गिफ्ट कर रहे हैं कि ताकि वो पढ़ें। तो इस तरीके का कल्चर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लग गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पेनी चैप बुक, बहुत इंपॉर्टेंट। पेनी करेंसी को कह रहे हैं, और चैप बुक एक किताब है, बहुत छोटी सी किताब होती थी जिसको पॉकेट में कैरी करना क्या होता था, आसान होता था। वर्ड सिलेक्टेड बाय, ये यहाँ पर आएगा सेल्ड बाय। सेल्ड बाय का मतलब क्या होता है, बेचा जाता था बाय द चैपमैन, यानी कि इनको बुक बेचने वाले कौन होते थे, चैपमैन होते थे, और ये इंग्लैंड में होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। कैसे कि इंग्लैंड में कौन सी बुक बेची जाती थी, तो वो थी चैप बुक। बेचने वाले कौन होते थे, चैपमैन। और ये कितने में आती थी, जैसे हमारा 1 रुपया होता है, वो 1 पेनी में आती थी, यानी कि वहां करेंसी का नाम है। आगे, फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू नाम की एक किताब थी, छोटी सी, जो कि बहुत आसानी से उसको कैरी किया जाता था, और इसका जो कवर होता था वो ब्लू कलर का होता था। तो बिब्लियोथिक ब्लू जो बुक थी वो कहाँ बेची जाती थी, फ्रांस के अंदर बेची जाती थी। तो इनमें से एक क्वेश्चन फाइनल में जरूर मिलेगा, कह रही हूं, देखना। आगे, periodical press were developed which produce the information of current affairs। अब जैसे आज के टाइम में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि हर रोज करंट अफेयर्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, उसी तरीके से धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री के अंदर करंट अफेयर्स भी आने लग गई कि भी सोसाइटी में, समाज में चल क्या रहा है, सभी चीजों की इंफॉर्मेशन। और इंटरटेनमेंट, जैसे मैगजीन आती है, मैगजीन्स में एंटरटेनमेंट की बहुत सारी बातें लिखी होती है, पिक्चर्स होती हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे क्या है, कल्चर वहां पर शुरुआत होती है। और ट्रेड के बारे में या न्यूज़पेपर या जर्नल्स क्या किए जाते थे, छापे जाते थे, निकाले जाते थे। द आइडिया ऑफ साइंटिस्ट एंड द फिलोसफर नाउ बिकेम मोर एसेसिबल टू द कॉमन पीपल। डिस्कवरी ऑफ द न्यूटन। न्यूटन ने किसकी डिस्कवरी की थी, बताना एक बार। आप कहेंगे मैडम ग्रेविटी की इन्वेंशन की थी, लेकिन ग्रेविटी तो अपने आप ही थी, उसको पहचाना था कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी, उसको एक नाम दिया था। वो तो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। हमेशा कोई भी चीज ऐसे होती है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ही आती है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने किसको पहचाना था, ग्रेविटी को पहचाना था, उसको एक्सप्लेन किया था कि ये है। आगे, तो उनकी बातों को भी क्या है, बुक के अंदर क्या किया जाने लग गया, प्रिंट किया जाने लग गया। राइटिंग ऑफ द थिंकर सच एज द थॉमस पेन, वोल्टेयर, ये जो क्या है, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं या फिलोसफर्स वगैरह हैं उनके नाम है, आ सकता है। थॉमस पेन, वोल्टेयर, जीन जैक रूसो, आपने सुना होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बुक का नाम है। इनका कहना था कि सोसाइटी के अंदर राजाओं के पास सिर्फ पावर नहीं होनी चाहिए, जो कॉमन पीपल है उनके पास पावर होनी चाहिए। ऐसे फिलोसफर्स की बातों को भी क्या किया जाने लग गया, प्रिंट किया जाने लग गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिम्बल, टायरेंट, ट्रिम्बल का मतलब होता है कांपना, और टायरेंट का मतलब होता है जो क्रूवल, जो नालायक इंसान होते हैं ना, अब वो कांपेंगे। और किसके कारण कांपेंगे, ऐसे थर 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 कांपेंगे। और किसके कारण कांपेंगे, ये प्रिंट कल्चर के कारण, कि अब कौन कांपने वाले हैं, कौन कांपेंगे, जो किंग होते थे, जो मोनार्क होते थे, या फिर क्लर्जी होते थे, कि उनके जो अंत का समय आ गया है। किसके कारण, प्रिंट कल्चर के कारण। क्योंकि लोगों ने ये जो फिलोसफर्स हैं इनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और ये फिलोसफर किस बात को कहते हैं, ये इस बात को कहते हैं कि जो पावर है वो कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। और किसके पास कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, राजाओं के पास नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं किसी राजा का बेटा अगर राज परिवार में पैदा हो गया तो वो बहुत बेहतर है। इसीलिए इन्होंने कहा कि कोई अदर पर्सन भी बहुत बेहतर हो सकता है और राजा बनने के लायक हो सकता है। जो प्रॉपर्टी है वो सब में कॉमन बंटनी चाहिए, वो किसी एक व्यक्ति का
अधिकार नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें ये कर रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो अत्याचारी है, क्रूवल या ऑपरेसिव जो राजा वगैरह है, अब उनको डरना चाहिए। शेकिंग और मूवमेंट, ये इसका ट्रिम्बल का मतलब बताया है, शेकिंग मूवमेंट। बुक द मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट, यानी कि धीरे धीरे बहुत जो प्रोग्रेस का टाइम आ रहा है। एनलाइटमेंट का मतलब लोग जाग रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझो, जैसे अगर हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में हमारी पॉपुलेशन काफी बड़ी है, अगर इंडिया में लिटरेसी रेट जितनी ज्यादा बढ़ेगी ना, क्या बढ़ेगी, लिटरेसी रेट, उतनी ही पॉपुलेशन क्या करेगी, क्वेश्चन मार्क लगाएगी। वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेगी, वो पूछेगी कि काम ये क्यों नहीं हुआ तो उसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से है। तो जब भी पॉपुलेशन किसी देश की पढ़ती है, यानी कि एजुकेशन लेती है, वहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा बढ़ता है, तो हमेशा वहां की पॉपुलेशन अपने आप को लिबरेट करना चाहती है, आजाद करना चाहती है। तो इसी तरीके से यहां पर भी हुआ कि पढ़े लिखे लोग आने लग गए और जो ऑपरेसिव थे, जो मोनार्क वगैरह थे, उनके सामने क्वेश्चन मार्क लगाया जाने लग गया। आगे, कुड चेंज द वर्ल्ड द लिबरेट सोसाइटी, यानी कि ये अब समाज को बदलेंगे। लिबरेट का मतलब ये आजाद करेंगे। क्या करेंगे, आजाद। किससे आजाद करेंगे, मोनार्क से। डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है, निरंकुश शासक। ऐसा शासक जो जनता के बारे में बिल्कुल ना सोचे, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, तो उसको क्या कहते हैं, डेस्पोटिज्म कहते हैं। आगे, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है। ये मैं आपको लगातार बताती जा रही हूँ बेटे, ये सच में आ सकता है। और ये काफी सारे जो मैंने जो जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं, ये कई बार पेपर में आए हैं, तो इनको फोकस करना। और इनको, जैसे ये जो सभी मैंने इन नोट्स को मैं पढ़ा रही हूँ, ये बहुत मेहनत के बाद प्रिपेयर किए गए हैं। द प्रिंटिंग press is most powerful engine of progress and public opinion is the force that will sweep the despotism। ये कह रहे हैं कि लुइस सेबेस्टियन ये एक डिक्लेरेशन देते हैं। क्या कहते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, प्रिंटिंग प्रेस मोस्ट पावरफुल इंजन, की एक ऐसा इंजन है और ये प्रोग्रेस कर रहा है और पब्लिक ओपिनियन बना रहा है, जो कि क्या करेगा, डेस्पोटिज्म को बिल्कुल खत्म कर देगा। तो ये स्टेटमेंट आ सकती है, यूं की यूं स्टेटमेंट आएगी, पेपर के अंदर मिलेगी और ये पूछ लेंगे कि ये स्टेटमेंट किसने दी है। तो इसको एक बार दोबारा देखें, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, फोर्स दैट द स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। तो ये स्टेटमेंट किसने कही, ये लुइस सेबेस्टियन ने कही। और इन्होंने कहा ये जो प्रिंट कल्चर है, ये एक दिन जो ये राजाओं की मनमानी है उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। उम्मीद करती हूं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गई और ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रिंट कल्चर था, उस प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की किस तरीके से सहायता की। आपने 9th क्लास में आप पढ़ के आए होगे, 1789 का टाइम आपने पढ़ा होगा, यानी कि जो 1789 का टाइम है वो आपने देखा होगा, जिसमें क्या कहते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कहते हैं। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है। और ये जो आप ये भी जानते हैं कि ये कौन सा कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है। और आप ये भी जानते हैं कि वहां पर लुइस 16 क्या है, राजा थे, यानी कि वहां पर क्या था, मोनार्कियल सिस्टम था, राजा रूल करते थे। अब ये जो रिवॉल्यूशन है, इसको लाने में प्रिंट कल्चर ने कैसे सहायता की। जैसे अब एक जगह पर से लेकर दूसरी जगह पर जो इंफॉर्मेशन अगर भेजनी है, तो आप यहाँ पर पेपर का इस्तेमाल कर रहे हो, आप यहाँ प्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हो। तो 1789 में जब क्या आती है, रिवॉल्यूशन आती है, और जो फ्रांस में जितने भी आगे चलकर बदलाव आते हैं, वो उसमें प्रिंट का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। देखो क्या कह रहे हैं, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑकर्ड। ये 1789 में हुआ था, लेकिन तब एकदम से आजाद नहीं हुए थे, आगे चलकर बहुत लंबा टाइम लगा था, जिसके कारण प्रिंट कल्चर आगे आया इनके सामने और फिर बाद में फ्रांस को क्या किया, बदलाव किया। देखो, द प्रिंट
पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटेंड थिंकर, यानी कि जो ऐसे थिंकर जो दुनिया के जो बदलने का विश्वास रखते थे, ऐसे थिंकर्स को पढ़ा जाने लग गया। कहां पर? फ्रांस के अंदर। आगे, देयर आइडियाज आर्ग्यू टू जज एवरीथिंग थ्रू द applications of reasons and the rationality, और राइटिंग ऑफ वोल्टेयर एंड द रूसो वर रीड वाइडली। ये कह रहे हैं कि जो वोल्टेयर और जीन जैक रूसो थे, उनके विचारों को बड़े लेवल पर क्या किया जाने लगा? पढ़ा जाने लग गया। और कहां पर? फ्रांस के अंदर। आगे, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ द डायलॉग्स एंड डिबेट्स, यानी कि डायलॉग्स का मतलब, डायलॉग क्या होता है? जैसे कोई भी नाटक वगैरह होता है तो उस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया जाने लग गया कि एक व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, उसने कुछ बोला, सेकंड व्यक्ति उसकी बात को सुन रहा है तो उसने आंसर किया। तो इस तरीके से जो डिबेट्स और डायलॉग्स होते हैं, उस तरीके से इन चीजों को डेवलप किया गया ताकि लोगों को समझाया जा सके कि सोसाइटी के अंदर किस तरह की बातें चल रही हैं और किस तरह का बदलाव सोसाइटी के अंदर किया जा सकता है। वैल्यू नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन वर री-इवेल्युएट एंड डिस्कस बाय द पब्लिक एंड need to question existing ideas and belief came into the public sphere, यानी कि आम जनता तक जो इतने बड़े बड़े विद्वान थे उनकी बातें पहुंचती हैं और वो क्या करते हैं? डिबेट्स और डिस्कशन करते हैं, जिससे वो एक किसी निर्णय पर पहुंच पाते हैं, यानी कि अपने मन से किसी बात का क्या कर पाते हैं? फैसला कर पाते हैं। आगे, आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर mocked the royalty and criticized their morality, यानी कि जिस तरीके से लिटरेचर लिखा जाता है, साहित्य लिखा जाता है, तो ये बड़े बड़े राजा थे, उनको क्या किया जाता है? क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। मोरलिटी के तौर पर, नैतिकता के तौर पर उनके द्वारा जो किए जा रहे काम है वो सही नहीं है। आगे, कार्टून एंड कैरिकेचर्स ये कैरिकेचर्स आप इसको सुने, ये होता क्या है? जैसे कई बार आप टीवी में, आप न्यूज वगैरह चैनल पर ज्यादातर आते ही आप अदर अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके लीडर्स को दिखाया जाता है और उसमें आपको कार्टून की फॉर्म में दिखाया जाता है, एज ए जैसे जोक की तरह रहता है, कोई ऐसा बहुत सीरियस मैटर उसमें नहीं होता है। तो उसमें अलग अलग जो हमारे लीडर्स होते हैं उनके जो कार्टून्स हैं वो बनाए जाते हैं और उन कार्टून्स में कुछ एक्टिविटी दिखाई जाती है और कुछ बात को लेकर, जैसे कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह की चीजें दिखाई जाती है। जैसे ज्यादातर आप जो न्यूज वाला चैनल होता है वहां पर देखते हैं। तो इस तरह के जो कार्टून्स होते हैं, जो हमारे लीडर्स के चेहरे जैसे बना दिए जाते हैं और उनसे कुछ एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, दैट्स कॉल्ड कैरिकेचर्स। यानी कि इस तरीके से जो कार्टून्स है वो बनाए जाने लग गए और वो बनाए किसके? वो बनाए राजाओं के, कि राजाओं की अलग अलग जो आकृतियां हैं वो बनाई गई, राजाओं का मजाक उड़ाया गया कि जो ये राजा हैं इतने लायक नहीं है लेकिन इनको इतना लायक दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के जो कार्टून है वो वहां पर डेवलप किए गए राजाओं का मजाक उड़ाने के लिए। देखें आगे, वी मस्ट रिमेंबर दैट द पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर, द प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। ये कह रहे हैं कि जो प्रिंट कल्चर था उसने सभी चीजों को एकदम से नहीं बदला, लेकिन लोगों के विचारों को, सोचने का जो तरीका होता है उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। आगे देखिए, ये बस अब लगभग पूरा होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर काफी बड़ा है। ये 10 से 15 कम से कम क्लासेस में पूरा होता है अगर हम इसको बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो। ये तो आप अपना सौभाग्य माने कि ये सारी चीजें एक जैसे आप नोट्स की फॉर्म में आपके सामने हैं, पूरे चैप्टर को यहाँ पर कंक्लूड किया गया है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जो एडिशनल बातें हैं वो आपको मैं ओरली बता रही हूँ कि किस तरीके से अलग अलग जो चीजें थी, एडिशनल जो पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग चीजें थी उनको मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो इतना पेशेंस उम्मीद करती हूँ, अगर आप यहाँ तक आए हैं ना तो आप सच में बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं, आप सच में ये चाहते हैं कि मैं 80% मार्क्स स्कोर करूं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, जो बच्चा यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है तो वो सच में जैसे फॉर्मेलिटी कर रहा है। जब मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई कि जैसे मैं पिछले स्कूल्स में जहाँ पढ़ाती थी उन बच्चों की कॉल आई कि मैडम हमारे चैप्टर्स को क्लियर कराएं। ये क्लास उनके लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनके कॉल्स लगातार मेरे पास आ रहे थे
मेरे बच्चों के लिए ये सभी चीजें हैं। तो आप जो भी है, जो बाहर से पढ़ रहे हैं या फिर वही बच्चे जो मेरे से अटैच हैं, उनके लिए ये बेहतर क्लास होने वाली है। आप यहाँ तक आए हैं, आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। देखें, अब 19th सेंचुरी द चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड वर्कर, यानी कि 19वीं जो शताब्दी होती है उसमें बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया। बच्चों के लिए धीरे धीरे जो स्कूल हैं वो ओपन करने स्टार्ट किए। और अब दो भाई होते हैं जिनका नाम क्या होता है, ग्रीम ब्रदर्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। आप कई बार जो छोटे बच्चों की बुक्स देखते हैं तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं और छोटी छोटी कहानियां होती हैं, फोक टेल्स जिनको कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रन प्रेस इन फ्रांस 1857, फ्रांस के अंदर स्पेशली चिल्ड्रन के लिए प्रेस बनाई गई। क्या बनाई गई? प्रेस। प्रेस का मतलब क्या होता है कि जहां पर किताबें छापी जाती हैं, तो वो बच्चों के लिए बनाई गई। और इसमें बड़ा रोल रहता है ग्रीम ब्रदर्स का। ये जगह जगह पर पूरे फ्रांस के अंदर घूमते हैं। जो जुबानी बातें बताई जाती थी लोगों को, उन बातों को प्रिंट करके, लिख के और उनके साइड में पिक्चर बना के बुक डेवलप की जाती है इन लोगों के द्वारा। जर्मनी स्पेंड ईयर्स कंपाइलिंग द ट्रेडिशनल फोक गैदर फ्रॉम द पीजेंट्स। और इस तरीके से जर्मनी ने भी, जो ये आपके ग्रीम ब्रदर्स होते थे, उन्होंने जो जिस तरीके से चीजों को क्या किया था, ये जर्मनी के रहने वाले थे ग्रीम ब्रदर्स, जर्मनी। और फ्रांस ने बच्चों के लिए क्या की थी, स्पेशल क्या निकाली थी, प्रेस बनाई थी। तो इन्होंने जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं उनको बुक में रखा और उनके साइड में क्या रखी, पिक्चर रखी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। आगे, और जो वल्गर चीजें थी ना, जो खराब चीजें होती थी, तो बच्चों के लिए वो चीजें छापी नहीं जाती थी, उन पर लगा दिया सेंसर से, ये किताबें बच्चों के लिए नहीं रहने वाली। आगे, वुमेन बिकेम एन इम्पोर्टेंट रीडर एज अगर, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। एक शब्द मैंने आपको बताया था, इलिट्स। इलिट्स का मतलब जो उच्च तबका होता था सोसाइटी का, अमीर व्यक्ति होते थे, वो पढ़ पाते थे। उनमें भी मेल कैटेगरी पढ़ती थी, विमेन को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब धीरे धीरे जब सोसाइटी बदलती है तो विमेन को भी ये इच्छा होती है कि हमें पढ़ना चाहिए। और जो लिबरल्स थॉट्स वाले व्यक्ति होते थे, विचार वाले व्यक्ति होते थे, उन लोगों ने मौका दिया अपने परिवार की महिलाओं को पढ़ने लिखने का, ये कह रहे हैं। और पेनी मैगजीन, अभी उनका जिक्र हुआ था कि एक छोटी सी मैगजीन है पेनी मैगजीन। अब इंपोर्टेंट रीडर्स एज वेल एज राइटर्स, यानी कि धीरे धीरे जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, पढ़ती भी हैं और राइटर भी बनती हैं। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे गए कि जो महिलाएं हैं वो पढ़ना चाहती हैं, वो रसोई में काम करते हुए बुक छुपा के इधर उधर, और फिर कुछ टाइम पढ़ती, फिर क्या है 1-2 घंटा वहीं बिता के रसोई में, फिर निकल जाती। परिवार वालों को पता लगता तो कई बार उनकी पिटाई होती, डोमेस्टिक वायलेंस होता, महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अभी आने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन ऐसी महिलाएं थी। आगे, टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड द हाउस कीपिंग, ये एक पेनी मैगजीन होती थी जिसमें एक छोटी सी किताब होती थी जिसके अंदर उनका जो प्रॉपर बिहेवियर एक महिला का कैसे हो सकता है उसके बारे में, वो अपने घर को किस तरीके से बेहतर बना सकती हैं, इसके बारे में छोटी छोटी किताबें लिखी गई। नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट का मतलब जो नॉवल लिखने वाले, जैन ऑस्टिन और बॉर्नेट सिस्टर्स और जॉर्ज एलिट, ये सभी जो महत्वपूर्ण महिलाएं रही हैं, उनके नाम रहे हैं जिन्होंने नॉवेल्स लिखे पहली बार। विमेन अ पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सनैलिटी एंड डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक। अब इनमें ये कहा कि महिलाएं एक दृढ़ निश्चय वाली होती हैं और वो अपनी पावर को सोच के, विचार के और ज्यादा क्या कर सकती हैं, एनहेंस कर सकती हैं। ये वर्कर का मामला आ गया। वर्कर कौन होते थे? जो फैक्ट्री, मिल में, इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति होते थे, उनको टाइम ही नहीं था पढ़ने का। अब धीरे धीरे जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। कहने का मतलब, जो व्यक्ति 10 से 12 घंटे काम करता था, अब वो 8 घंटे काम करने लग गया, जिसके कारण उनको टाइम लगने लग गया कि वो अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट कर पाए। अब उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए लाइब्रेरी वगैरह खोली गई, जिसमें वो जो खाली टाइम उनके पास होता था उसमें ये क्या करते, पढ़ने लिखने का काम करते। तो ये हेडिंग आपकी है 19th सेंचुरी में चिल्ड्रन, बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया, विमेन और वर्कर्स ने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया। और ऐसे लोगों ने अपनी क्या लिखी, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, यानी कि अपने बारे में कहानियां इन लोगों ने लिखनी स्टार्ट कर दी। उम्मीद करती हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बेटे, ये पेज आपका ऐसा है जिसमें जो प्रिंटिंग प्रेस थी ना,
उसकी इवोल्यूशन का मतलब क्या है, उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो गए। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे रिचर्ड एम हो ने क्या किया, सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई थी, यानी कि एक ऐसी प्रेस थी जिसका आकार सिलेंड्रिकल था। रिचर्ड एम हो, इतना याद करना है, उसमें उसने थोड़ा बहुत क्या किया था, डेवलपमेंट किया था। ऑफसेट प्रेस was developed which could print up to 6 color at a time। अब वो पूछ देंगे what do you understand by the offset press, और इसका आंसर रहेगा which press can print up to the 6 color at a टाइम। अब ऐसे आंसर रहेगा कि ऐसी ये प्रिंटिंग प्रेस थी जो एक टाइम में 6 कलर को क्या कर सकती थी, प्रिंट कर सकती थी। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस, जैसे ये इवोल्यूशन दिखाया जा रहा है कि आज के टाइम की जो मशीनें थी, प्रिंटिंग प्रेस थी, वो किस तरीके से डेवलप हुई थी। आगे ये जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, और मेथड ऑफ द फीडिंग पेपर वर इम्प्रूव, यानी कि जो पेपर है उसको ग्रैब करने का तरीका है वो बदला, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस होती है उसमें पेपर जाता है फिर वो प्रिंट होता है, इस तरीके से पेपर की क्वालिटी इंप्रूव हुई। और क्या है, ऑटोमेटिक पेपर, जो अपने आप जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके अंदर पेपर इस तरीके से जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल और ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस, और इस तरीके से जो कलर होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं कि किस तरीके से कलर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है कि जो आपकी पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है, कोई चीज 10 दिन के बाद आए, 15 दिन के बाद आए, 1 वीक के बाद आए, या फिर 1 ईयर के बाद आए। तो ये कह रहे हैं कि जो पीरियोडिकल्स नॉवेल्स आने स्टार्ट हो गए, कहने का मतलब एक नॉवल लिखा है उसका आधा पार्ट अभी आ गया, फिर उसका आधा पार्ट बाद में आता है, तो इस तरीके से उनको क्या किया गया, सीरियलाइज किया गया। डस्ट कवर, ये तो होता ही है कि आप हमेशा अपनी बुक के ऊपर कवर रखते हैं ताकि आपकी बुक क्या रहे, सेफ रहे, तो डस्ट कवर भी, जिसको जैकेट कहा गया, वो डेवलप किए गए। आगे चेंज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, और जिस तरीके से ग्रेट डिप्रेशन 1929 में बहुत बड़ा डिप्रेशन आता है, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड बहुत मंदी आ जाती है, यानी कि लोगों के पास पैसे कम रहते हैं तो बुक बिकनी बंद हो जाती है, जिसके कारण सस्ती बुक डेवलप की गई, जिसको क्या कहते हैं, चीप पेपर बैक एडिशन। और इस तरीके से जो सस्ता पेपर होता था उसके एडिशन आने स्टार्ट हो गए। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, ये ऐसे कैसे आते हैं, इनको 2-3 बार आपको क्रैम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इनमें कुछ एडिशनल बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। इसमें क्या है, इंडिया एंड वर्ड ऑफ प्रिंट, यानी कि इंडिया के अंदर अब कैसे आया। हम यूरोपियन कंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ राइटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हाथ से लिखा जाने वाला। यूज बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, यानी कि हमारे देश में प्रिंट आने से पहले हाथ से चीजों को क्या किया जाता था, लिखा जाता था। अब इंडिया में पहली बार गोवा के अंदर प्रिंट कल्चर आता है, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस आती है, जो कि शुरुआत में तमिल भाषा में प्रिंट करते हैं, मलयालम भाषा में प्रिंट करते हैं, और उसके बाद लास्ट में इंग्लिश भाषा में प्रिंट किया जाता है। तो पोर्चुगीज लेकर आए थे गोवा के अंदर प्रिंटिंग कल्चर को, तमिल भाषा में पहली बार, फिर मलयालम, और फिर किस भाषा में, इंग्लिश भाषा में हमारे देश में क्या किया गया था, प्रिंट किया गया था। अब हमारे देश में एक क्या है, कमर्शियल पेपर ओपन किया गया, यानी कि एक अखबार ओपन किया गया, जेम्स अगस्टस हिक्की, और जिसको क्या कहते हैं, बंगाल गजट। इनकी शुरुआत इन व्यक्ति ने की थी। आगे कंट्रोवर्सी विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, इंडियन हु पब्लिश द इंडियन न्यूज़पेपर, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो हमारी इंडियन प्रेस पर क्या लगाते हैं, सेंसरशिप लगाते हैं, पाबंदी लगाते हैं, क्योंकि हम उनके खिलाफ कुछ बातें अपनी जो प्रिंटिंग प्रेस होती थी उनके थ्रू लिखने लग गए थे, जो कि इनको ये बातें अच्छी नहीं लगी, तो जिसके कारण ये हमारी प्रिंटिंग प्रेस को क्या करते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं। इंडियन हु पब्लिश इंडियन न्यूज़पेपर, बंगाल गजट, गंगाधर भट्टाचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जेम्स अगस्टस हिक्की, बंगाल गजट इन्होंने पब्लिश किया था, और गंगाधर भट्टाचार्य जो कि बंगाल गजट भी इन्होंने अपने जो एडिशन है उसका नाम रखा था। इसमें एक मैगजीन होती है, एक न्यूज़पेपर होता है। आगे रिलीजियस
रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट्स, प्रिंट रिफॉर्म, द काउंटर रिफॉर्म्स, इस तरीके से ये सुधार होते हैं। अब ये देखो, ओवर इश्यूज लाइक द विडो, विडो विडो का मतलब जो विधवा हो जाती है महिला, उनके बारे में प्रिंट पर लिखा गया, जो किताबें हैं वो फैलाई गई कि ये जो प्रथा है ये गलत है। आपने जो सती प्रथा है उसके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में सुना होगा कि जो राजा राम मोहन राय ने कहा था कि ये जो प्रथा, सती प्रथा है, ये फॉलो की जाती है, ये हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा था इमोलेशन का मतलब क्या होता है, जो बलि प्रथा है वो नहीं होनी चाहिए, किसी भी जीव को मारना, किसी आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, इस तरीके से। मोनोथिज्म कि सिर्फ एक भगवान को मानना, ऐसे कुछ हमारे धर्म है जो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा ही भगवान है और एक ही उसका नाम है, इस तरह का जो सिस्टम, उनके बारे में। ब्राह्मण प्रिस्टहुड यानी कि जो ब्राह्मणों को सोसाइटी के अंदर बहुत सुप्रीम माना जाता था, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाए गए प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू। और आइडियोलिट्री, आइडियोलिट्री का मतलब क्या होता है, जो मूर्ति पूजा है उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया गया कि जैसे कई बार कहानियां सुनते हैं कि आप किसी भगवान की पूजा करते हो तो उनके सामने से कुछ जीव जंतु चीजों को उठाकर ले जाते हैं, भगवान कुछ नहीं कर पाते, इस तरह की जो चीजें यहाँ पर देखी गई। आगे ओवर इश्यूज लाइक, ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा आता है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी नाम की जो किताब है, जो कि सती प्रथा के बारे में लिखी थी, और किसने लिखी थी, राजा राम मोहन रॉय ने। और मैं एक और बात आपको बता दूं, जो सती प्रथा है इंडिया में कब एबोलिश होती है, 1829 में एबोलिश होती है। और तुमने लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक इन्होंने खत्म किया था, ब्रिटिशर्स ने किसको खत्म किया था, सती प्रथा को खत्म किया था। ऐसे ही समाचार चंद्रिका, जो कि पुराने टाइम में हिंदुओं के अंदर जो बुराइयां आ गई थी उस पर क्या किया गया था, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी होती है, जो पुराने विचार थे उनको खत्म करने की बात किसमें की गई थी, समाचार चंद्रिका में की गई थी। फ्रॉम 1822 पर्शियन न्यूज़पेपर जाम ए जहां नामा एंड समूल अकबर, ये इस तरीके से पर्शियन भाषा, जिसको फारसी भाषा कहा जाता है, 1822 में ये दो अखबार आते हैं, जिसका नाम क्या है, ये सीधा पूछेंगे। ये क्या पूछेंगे कि पर्शियन भाषा में 1822 में न्यूज़पेपर होते थे, जिनके नाम क्या थे, 4 ऑप्शन दे देंगे और इनमें ये 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन आपके पास रहेगा, ऐसे पूछ सकते हैं। आगे गुजराती न्यूज़पेपर या फिर बॉम्बे समाचार अपीयर्ड इन द सेम ईयर, ये गुजराती न्यूज़पेपर और बॉम्बे समाचार उस दौरान सेम ईयर में ये आपको दिखाई देते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम, जो हिंदू और मुस्लिम होते थे उनकी लाइफ पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। आगे हमारे ये अभी 3 पेज रहते हैं, इनको भी हम कंप्लीट कर लेते सॉरी। न्यू फॉर्म ऑफ द पब्लिकेशन, नॉवेल्स, नॉवेल्स का मतलब जो बड़ी बड़ी जो किताबें होती हैं, एक पॉइंट सेंट्रिक होकर किसी चीज पर लिखी जाती हैं, दैट्स कॉल्ड नॉवेल्स। Europe to India acquired the distinctively Indian forms. The people could now read what they wanted to see in their own life, experience and emotion and relationship. जैसे ये नॉवेल्स होते हैं, एक स्टोरी की फॉर्म में इनको बड़े लेवल पर एक्सप्लेन किया जाता है, छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन किया जाता है, तो जनता जैसा चाहती थी वैसे उसी तरीके से नॉवेल्स को क्या किया गया, डेवलप किया गया। न्यू लिटरेसी फॉर्म, न्यू लिटरेसी फॉर्म का मतलब क्या होता है, नए तरीके से चीजों को लिखा जाना। अदर न्यू लिटरेसी मटेरियल आल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ द रीडिंग, जैसे लिरिक्स हैं या फिर छोटी छोटी कहानियां हैं, वो क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। यानी कि जो पब्लिक होती है वो अलग अलग तरीके की जो लिरिक्स है, गीत संगीत जिसको कहा जाता है लिरिक्स, और शॉर्ट स्टोरीज या फिर छोटी छोटी कहानियां होती हैं, उनको कंपोज किया जाने लग गया। जिस तरीके से तुम आप अपनी बुक में जो ऐसे वगैरह पढ़ते हैं उनको, और सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स को भी जो क्या है किताबों के अंदर लिखा जाने लग गया। पेंटिंग, पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और पेंटिंग की जब शुरुआत होती है ना तो बहुत एक कटाक्ष किया जाता है महिलाओं पर। महिलाओं पर किस तरीके से कटाक्ष किया जाता है कि जो महिलाएं पढ़ेंगी वो बिगड़ जाएंगी, कहने का मतलब उनका जो कैरेक्टर होता है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो इस तरीके के जो विचार है महिलाओं के बारे में
दिखाए गए। और इस तरीके से ये भी कहा गया कि जब महिलाओं को पढ़ाया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी, वो हुक्का पीने लग जाएंगी, वो शराब पीने लग जाएंगी। जो आदतें मेल कैटेगरी में पाई जाती हैं उसी तरह की आदतें किसमें बन जाएंगी, महिलाओं में बन जाएंगी। तो महिलाएं ऐसा ना करें। आगे, प्रिंटिंग, ये पेंटिंग पब्लिशिंग ऑफ द विजुअल मटेरियल, यानी कि जब किताबें छापी गई तो उनके साथ में क्या है, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई गई, जिससे जो बुक है वो इंटरेस्टेड हो जाए और उसमें लोगों का इंटरेस्ट बने कि हम इसको क्या करें, पढ़ें। अब एक बुक के अंदर आपको एक पिक्चर लास्ट, सेकंड लास्ट पेज पर दिखाई देगी, चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पर दिखाई देगी, जहां पर राजा रवि वर्मा की जो पिक्चर है जो उन्होंने बनाई है उसको दिखाया गया है, जहां पर शकुंतला को दिखाया गया है, आप उसमें देख सकते हो। तो वो पिक्चर उन्होंने किसने बनाई है, राजा रवि वर्मा में। ये आपका चैप्टर इतना शानदार है कि इसमें से आपके ये पिक्चर दिखा दी जाएगी और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये पिक्चर किसकी है। तो ये आपके चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पर छपी हुई है, जो कि राजा रवि वर्मा ने बनाई है, आप देख लेना। तो वो पूछ सकते हैं बिल्कुल। आगे, डाइवर्सिफाई यूज ऑफ द पेंटिंग शेप द आइडिया अबाउट द मॉडर्निटी एंड द ट्रेडिशन एंड रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड कल्चर। ये कह रहे हैं कि इन सभी जो मामले हैं, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है, कल्चर है, इन सभी के बातों के बारे में चीजों को क्या किया जाने लग गया, प्रिंट किया जाने लग गया। ये नाम है, महिलाओं के नाम है जिन्होंने बहुत मेहनत की। मैंने आपको बताया था कि रसोई में पड़े हैं या फिर तालाब पर पानी लेने चले गए, वहां पर अपनी किताबों को लेकर जा रहे हैं, खेतों में छुपाकर अपनी किताबों को पढ़ रहे हैं। ऐसी महिलाएं जो अपने आप को, जो पारिवारिक जो संसार होता है, दुनिया होती है, उससे परेशान हो जाते हैं और अपने जीवन को किसकी तरफ मोड़ लेते हैं, किताबों की तरफ मोड़ लेते हैं। कुछ महिलाएं ऐसे कहती हैं कि हमारा जीवन क्या बन चुकी है, ये किताबें बन चुकी हैं। जो हमारी लाइफ है, जो हमारी हाउस होल्ड लाइफ है, वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा जीवन किससे सफल हो गया, किताबों से सफल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने संघर्ष किया और अपने आप को जो रीडिंग, जो सोशल लाइफ थी, उसके साथ उन्होंने क्या है, जोड़ा। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी रही हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में खुद के साथ स्ट्रगल करते हैं और जो सोसाइटी है उनसे अलग अपने आप को निकालते हुए अपना डेवलपमेंट करते हैं। देखो कैसे, लिबरल हाउस होल्ड एंड द फादर। अब देखें, बिगेन एजुकेटिंग, जब कुछ ऐसे समझदार लोग थे जो सच में चाहते थे कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो ऐसी महिलाओं के लिए या फिर ऐसे परिवार जो थे वो अपने घर में महिलाओं को क्या करने लग जाते हैं, पढ़ाने लग जाते हैं। देखो ध्यान से, बिगेन एजुकेटिंग देयर वुमेन फोक एट द होम, यानी कि जो महिलाएं थी उनको घर पे धीरे धीरे क्या किया जाने लग गया, पढ़ाया जाने लग गया। एट टाइम दे वर सेंट टू द स्कूल, और एक समय के बाद फिर उनको स्कूल में भी भेजा जाने लग गया। कंजर्वेटिव्स एंड ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज, यानी कि कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है, जो पुराने विचारों को मानने वाले, या फिर ऑर्थोडॉक्स उन्हीं को कहा जाता है कि जो कभी भी सोसाइटी के अंदर ये नहीं मानते थे कि महिलाओं को क्या किया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। तो वो अच्छा नहीं मानते थे, किसको, लड़कियों को पढ़ाना, महिलाओं को पढ़ाना। अब हिंदू कंजर्वेटिव बिलीव दैट द लिटरेट गर्ल वुड बी विडो, ये कह रहे थे कि हिंदू जो कल्चर था उसमें ये माना जाता था कि अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा, ये वहम था, ये एक उनकी कल्पनाएं थी कि उनका मानना ये था कि महिलाएं क्या हो जाएंगी, विडो हो जाएंगी। मुस्लिम फियर दैट द एजुकेशन वुमेन वुड बी करप्टेड, और मुस्लिम का मानना था कि अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा तो वो क्या होंगी, करप्टेड हो जाएंगी, उनका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। रिबेल वुमेन डिफाइड सच प्रोहिबिशंस, और जो महिलाएं क्रांति करती हैं कि मुझे तो पढ़ना है चाहे कुछ हो जाए, वो ये महिलाएं थी। क्या नाम था इनका, रस सुंदरी देवी, और इन्होंने लिखी अमार जीवन, यानी कि मेरा जीवन। मेरा जीवन में इन्होंने जो भी संघर्ष पढ़ने के दौरान किया या फिर अपने घर में, परिवार में, सोसाइटी के अंदर जो भी चीजें फेस की, इन्होंने इसमें लिख दिया। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी रही है। फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही यही होता है कि अगर मैं अपने जीवन के बारे में लिख रही हूं तो दैट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और इनकी ऑटोबायोग्राफी किस भाषा में लिखी थी, बंगाली भाषा में लिखी थी। आगे, और कैलाश कैलाश
कैलाशनी बाई देवी हर एक्सपीरियंस, वो भी इसी तरीके से अपने एक्सपीरियंस को लिख दी है। ताराबाई शिंदे एंड द पंडिता रमाबाई रोट विद द पैशनेट अबाउट द मिजरेबल लाइफ, यानी कि ये भी जो हिंदू सोसाइटी से रिलेटेड थी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, ये भी अपनी लाइफ के बारे में क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, यानी कि अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनको, जो कि कौन सी सोसाइटी में फैले हुए थे, हिंदू सोसाइटी में फैले हुए थे। Vernacular press were devoted for the education of women. They discuss issues like the women's education, widowhood and widow remarriage and the national movement। ये कह रहे हैं कि जो वर्नाकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, जब हम चीजों को अपनी लोकल भाषा में प्रिंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड वर्नाकुलर प्रेस, यानी कि चीजों को लोकल भाषा में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, तो वो वर्नाकुलर कहलाता है। और ये कहा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में विडोहुड, जो विधवापन होता था, उसके बारे में भी लिखा गया। विडो रीमैरिज, जो महिलाओं की दोबारा शादी क्यों करानी चाहिए, किस तरीके से, इन सभी बातों के बारे में। और नेशनल मूवमेंट, जो देश को आजाद करने के लिए जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए, उनके बारे में लिखा जाने लग गया। राम चड्डा, बहुत सीधा आएगा क्वेश्चन कि स्त्री धर्म विचार किसने लिखी है, राम चड्डा ने। राम चड्डा ने इन सभी बातों के बारे में लिखा कि महिलाएं, एक बेहतर महिला किसको कहा जाता है, वो परिवार के साथ, वो सोसाइटी के साथ, समाज के साथ उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उस महिला को, किस महिला को बेहतर महिला कहा जा सकता है, ये सभी बातें राम चड्डा ने स्त्री धर्म विचार बुक में लिखी है। आगे, खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, एक सोसाइटी बनाएगी जिसको खालसा कहते हैं। पब्लिश द चीप बुकलेट विद द मैसेज टू टीच द वुमेन हाउ टू बी द ओबीडियंट वाइफ, यानी कि कोई आज्ञाकारी पत्नी कैसे बन सकती है, वो खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी बनाएगी। उसमें महिलाओं को सिखाया गया, बताया गया कि वो बेहतरीन महिलाएं कैसे बन सकती हैं। और बटाला, known for the publishing cheap edition of the religious tract and the script as well as literature that considered the obscene and the scandalous। ये कह रहे हैं कि आप बटाला के अंदर जो धार्मिक और जो स्क्रिप्ट वगैरह होती थी, जो लोकल भाषा के अंदर चीजें लिखी गई, जिसमें ये समझाया गया कि जो सोसाइटी है उसमें किस तरीके से हम अपना जो समाज है उसको बेहतर बना सकते हैं। और पेडलर टुक द बटालास पब्लिकेशन टू द होम, और ये जो बटाला एक तरह की बुक होती थी जिसमें सोशल नॉर्म्स को सिखाया जाता था, जिसमें ये बताया जाता था कि आप अपनी खुद की लाइफ और आप आपस की जो सोसाइटी होती है, पास की जो सोसाइटी होती है, उसको बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं, ये सभी बातें इसमें बताई जाती थी बटाला के अंदर। आगे अगला पॉइंट देख लेंगे, ये हमारा लास्ट पेज रहने वाला है। हम इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं। यहां तक जो स्टूडेंट आया है वाक्य में शानदार है, जबरदस्त है ना। और जैसे दशरथ मांझी अपने टारगेट पर लगे हुए थे, उन्होंने एक बड़े पहाड़ को तोड़ा था। आपके लिए भी ये चैप्टर काफी बड़ा था, जिसको कंसाइज करके मैं बेशक लेकर आई थी, लेकिन लगातार 1-1.5 घंटा इस क्लास को सुनना, पेशेंस के साथ सुनना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे दशरथ मांझी ने इतने बड़े पहाड़ को तोड़ा था, तो आपने प्रिंट कल्चर वाले पहाड़ को तोड़ दिया है। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपका रहने वाला है। देखो, प्रिंट एंड द पुअर पीपल, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो ये किताबें छपती हैं, तो उसमें जो गरीब व्यक्ति है वो किस तरीके से रोल अदा करता है, यानी कि उसको क्या मिलता है। आगे, वेरी चीप स्मॉल बुक वर सोल्ड एट द क्रॉस रोड, यानी कि छोटी छोटी किताबें जो सड़कें हैं उन पर बेची जाने लग गई। पब्लिक लाइब्रेरीज का मतलब क्या होता है, एक लाइब्रेरी पब्लिक के बीच में खोल दी जाएगी और उनको किराए पर क्या दी जाएंगी, किताबें दी जाएंगी। Expanding to access to the book, the rich local patron setting up the library was a way of the acquiring prestige, यानी कि ये कह रहे हैं कि कुछ अमीर व्यक्ति ऐसे होते थे जो कि अपने पार्ट पर लाइब्रेरी डेवलप करा देते थे, ताकि जो लोकल इंसान या पुअर पीपल होते थे उनकी अप्रोच भी कहाँ तक पहुंच पाए, बुक्स तक पहुंच पाए। इश्यू ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगेन टू बी रिटन, ये कह रहे हैं कि जो आप डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव, ऐसे भेदभाव जिनके ऊपर किताबें लिखी गई। पहला नाम क्या है,
ज्योतिबा फूले, और बुक का नाम क्या है, गुलामगिरी, 1871 में। गुलामगिरी का मतलब क्या होता है, जो कॉमन पीपल होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, उनसे जबरदस्ती क्या कराया जाता है, काम कराया जाता है, दैट्स कॉल्ड गुलामगिरी। और 1871 में ये किताब लिखी गई। और अंबेडकर को तो आप जानते हो, अंबेडकर ने अनटचेबल्स के लिए काम किया, SC ST जिसको कहा जाता है उनके लिए काम किया। आगे E.V. रामास्वामी नायकर also wrote on these issues, यानी कि ये सभी व्यक्ति किन इश्यूज पर लिखते हैं, ये सोसाइटी के अंदर जो पुअर सेक्शन होता है, अनटचेबल्स होते हैं, उनके अधिकारों के लिए ये क्या करते हैं, लिखते हैं। आगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वर्किंग क्लास इन राइटिंग, कैलाश बाबा मिल वर्कर फ्रॉम कानपुर पब्लिश द छोटे और बड़े का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे और बड़े का सवाल, यानी कि जो रिच सोसाइटी होती है और पुअर सोसाइटी होती है, उनके बीच में क्या अंतर होता है। ये एक मील वर्कर था, और ये काशी बाबा, इनका नाम क्या है, काशी बाबा मील वर्कर थे, और इन्होंने छोटे बड़े का सवाल, ये जो पब्लिकेशन है, इन्होंने किया था। पोएम ऑफ द कानपुर मिल वर्कर, एक कानपुर में मिल वर्कर होता था, उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था सुदर्शन चक्कर। सुदर्शन चक्कर में भी इसी तरह की बातों को फॉलो किया गया है, जो अनटचेबिलिटी वगैरह की चीजें थी उनको फॉलो किया गया है। प्रिंट एंड सेंसरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रिटिशर्स को जो वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताया कि लोकल भाषा के अंदर हमारी बहुत सारे ऐसी प्रेस डेवलप हो गई थी जिसमें बहुत सारी बातें लिखी जाती थी। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो 1857 के रिवॉल्यूशन को देखते हैं कि ये रिवॉल्यूशन ये इस तरीके से कैसे फैल पाई। उसका एक बड़ा कारण देखा इन्होंने कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो कारण रही। कहने का मतलब चीजों को फैलाने में किसका हाथ रहा था, प्रिंटिंग प्रेस का हाथ रहा था। तो देखो, अर्लियर सेंसरशिप वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द इंग्लिशमैन इन इंडिया। वाई? By the 1820s, the Calcutta Supreme Court passed a certain regulation to control the press freedom, यानी कि 1820 की जो शताब्दी थी, 20 से 30 तक का जो टाइम था, उसमें क्या किया गया, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया जिसके दौरान क्या किया गया, जो सेंसरशिप लगा दी, किस पर लगा दी, प्रेस पर। अब फिर टाइम बदला धीरे धीरे, और टाइम बदलता है, 1835 का टाइम आता है, लॉर्ड बेंटिक रिवाइज द प्रेस लॉ, रिक्वेस्ट टू द एडिटर ऑफ इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। ये कह रहे हैं कि 1835 में जो प्रेस वाला सिस्टम था उसको रिवाइज किया जाता है, और कुछ लिबरेशन या रिक्वेस्ट की जाती है कि ऐसी वल्गर चीजें जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो वो ना छापें, बाकी आप अपने जो लैंग्वेज है उस पर आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 सेंसरशिप बिकम स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा लगा दी। किस तरीके से, नेटिव प्रेस वर्क क्लैंप डाउन, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज में, भाषा में जो प्रेस बनती थी वो बिल्कुल क्या हो गई, खत्म हो गई। आगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट 1878 में आया था, ये पास किया गया, और इंडियन न्यूज़पेपर, मैगजीन, सभी चीजों पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी, या फिर सेंसरशिप लगा दी। कहने का मतलब, अगर कोई आप चीज ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिख रहे हो या उनके बारे में कुछ भी बातें लिख रहे हो, आपको पहले ब्रिटिशर्स को दिखाना होगा, उसके बाद उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। इस तरह का जो कंडीशन है वो किस पर लगाई गई, इंडियंस पर लगाई गई। आगे, डिस्पाइट ऑल दिस नेशनलिस्ट प्रिंट ग्रीव इन द नंबर्स द केसरी बाल गंगाधर तिलक। एक केसरी जो समाचार पत्र है वो निकाला गया, और वो किसका रहा, बाल गंगाधर तिलक का रहा। ये था बेटे आपका चैप्टर, जो कि अगर आप बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से नोट्स बना के एक दो बार इसको, वीडियोस को अगर एक बार अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा, वैसे तो हो जाएगा, लेकिन आप दूसरी बार देख सकते हैं, जैसे भी आपका एग्जाम का टाइम आएगा दूसरी बार देखें, ताकि आप इन चीजों में कंफर्म हो जाए। क्योंकि ये जो फैक्ट्स होते हैं इनको एकदम से याद करना पॉसिबल नहीं होता कि आप एकदम सुनते हो फिर तुरंत याद हो जाए, इनको 2-3 बार रिवाइज करना होता है। या तो आप नोट्स बना के रखें, या फिर आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें। आपके लिए मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि आपकी अगली क्लास बहुत जल्द आए। मेरे पास 19 चैप्टर हैं आपके, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 19 चैप्टर तो कराने ही वाली हूं, प्लस इसके साथ साथ रहेंगे आपके हर चैप्टर के एमसीक्यूज कराने वाले हूं, यानी कि जिसमें एक चैप्टर में
30 या 40 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो जो 20 मार्क्स का क्राइटेरिया आपका रहता है एमसीक्यूज का, वहां से एक भी नंबर नहीं कटने दूंगी। कहने का मतलब क्या है कि जहां नंबर कटने की संभावना होती है ना, उसी टॉपिक को हम बहुत ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। क्योंकि जो रिटन फॉर्म में हम क्वेश्चन लिखते हैं उसमें एक दो बातें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन एमसीक्यूज फॉर्म में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनका टू द पॉइंट आंसर पता होना आपको जरूरी होता है। तो एमसीक्यूज भी कराने वाले हूँ, हर टॉपिक के एमसीक्यूज कराने वाले हूँ। तो आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, आपको ये पता लगे कि वीडियोस कब कब आ रही हैं। और शेयर करें। अगर आप ऐसे बार बार मेरे पास कॉल करते कि मैडम आप पढ़ाएं प्लीज, ऐसे कराएं, तो मैं भी तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और बच्चे भी यहाँ से हेल्प ले सकें और वो भी अच्छा स्कोर कर पाए। आप कभी भी ये ना सोचें कि हम कंपटीशन में हैं तो दूसरे को क्यों बताएं। जितना आप बांटेंगे ना, उतना उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। तो बांटने में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला सीख जाएगा। हम भी आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। ये सोसाइटी ऐसे ही बनी हुई है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने पार्ट पर अच्छा करें। कहने का मतलब दूसरे बच्चों तक भी वीडियो पहुंचाएं। इसमें फिर सामने वाले की मेहनत और आपकी मेहनत का कंपटीशन होना है बेटे। तो अगली क्लास के लिए इंतजार करें, और मैं बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू।